एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जैसा कि हम लोग हर चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो आइए इसका भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। चलें, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो एरोमेटिक वर्ड है वो हमारा कहाँ से ड्राइव हुआ है, किस तरीके से उस वर्ड को ड्राइव किया गया है या उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर लिखा है आपके सामने ग्रीक वर्ड है। एरोमा जो है वो क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, और एरोमा का मतलब जो होता है वो प्लीजेंट स्मेलिंग होता है। क्या होता है? प्लीजेंट स्मेलिंग होता है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लीजेंट स्मेल आती है उनको ग्रीक में क्या बोला जाता है? एरोमा बोला जाता है। तो ये जो एरोमेटिक टर्म ड्राइव हुआ है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है ना। तो ग्रीक वर्ड एरोमा मींस प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एरीन्स। बेटा यहाँ लिखा हाइड्रोजन कार्बन्स, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको लिखना है आपको क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना। क्या लिखना है? हाइड्रोकार्बन्स लिखना है इसकी जगह पर। आप लोग समझ रहे होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। आर आल्सो कॉल्ड एरीन्स, तो इनको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? एरीन्स बोल सकते हैं। चलें और आगे की बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। aromatic hydrocarbon benzene and compounds that resemble benzene in their chemical behavior are called aromatic hydrocarbons। तो aromatic hydrocarbons क्या होंगे? जो हमारा मेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो फर्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो कौन है? बेंजीन है। बेंजीन के बहुत सारे होमोलॉग्स वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। हम लोग उनके बारे में आगे चल करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। हालांकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, अगर आप चाहें तो वहां से वीडियो देख सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी उसको करेंगे क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं वहां से, जिसमें हम लोगों ने जीओसी पढ़ा था, उसी में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पूरा क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया है। आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चले, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या पढ़ना है? बेंजीन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। मतलब जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन से रिजेंबल करते हैं या बेंजीन जैसे कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल होगा? तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हम लोग बेंजीन लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन लेंगे। ये बेंजीन का फार्मूला है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन के फार्मूले की बात करें तो बेंजीन का फार्मूला आप लोग सभी जानते हैं कि C6H6 होता है। बेटा एकदम बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट किए हैं और इसको थोड़े अच्छे लेवल तक बात करेंगे। चलें, तो ये हो गया बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। बेंजीन जो है इस तरीके का होता है देखने में, अगर आप लोगों को देखना हो तो, हालांकि इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। चलें, तो बेंजीन के बाद दूसरा एग्जांपल नेप्थलीन लिया हमने। नेप्थलीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेप्थलीन का स्ट्रक्चर आपका, जब दो बेंजीन की रिंग आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेप्थलीन। आप सबको पता भी होगा, पहले से भी आप लोग इस बात को जानते होंगे। चले, उसके बाद आगे की हम लोग बात करते हैं। ये नेप्थलीन है। आप लोगों ने सब्लिमेशन के एग्जांपल्स में नेप्थलीन को पढ़ा होगा। नेप्थलीन वॉल्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि जो नेप्थलीन वॉल्स होती हैं वो सब्लिमेशन का एग्जांपल होती हैं। क्यों? NH4Cl वो भी सब्लिमेशन शो करता है। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंसेस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होते हैं गैसियस स्टेट में, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन, ये होता है आपका क्या? सब्लिमेशन, ठीक है ना। चलें, इसके बाद आगे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एंथ्रासीन। बेटा एंथ्रासीन हम लोग किसको बोलते हैं? एंथ्रासीन वो कंपाउंड होता है जिसमें तीन बेंजीन की रिंग आपस में फ्यूज होती हैं, तो उसको हम लोग एंथ्रासीन बोलते हैं। ये देखिए आपका एंथ्रासीन है, यहाँ पर तीन बेंजीन की रिंग आपस में फ्यूज हुई हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथ्रासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एंथ्रासीन बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? जल्दी जल्दी बोले। ये आपका एंथ्रासीन है। अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें किस तरीके का होता है ये दिखने में, तो ये आपका एंथ्रासीन है ना। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम लोग फ्यूरान। फ्यूरान, जो लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं उन लोगों ने फ्यूरान को अच्छे से देखा होगा, अच्छे तरीके से समझते होंगे। फ्यूरान क्या होता है? 5 मेंबर्ड की रिंग होती है, उसमें 4 कार्बन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है ना। ऐसे ही एक तरीके का पायरॉन नाम होता है, तो पायरान भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फ्यूरान और पायरान
फ्यूरानोज रिंग और पायरानोज रिंग जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं। जो बच्चे बायोमोलिक्यूल्स देख रहे होंगे, इस टाइम अटेंड कर रहे होंगे, उन बच्चों को अच्छे तरीके से पता है और वो जानते होंगे। हालांकि हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ सिर्फ फ्यूरान के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। बाकी डिटेल में जाने के लिए आप लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर देखेंगे, वहां से आप जब लोग फ्यूरानोज और पायरानोज रिंग को देखेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। चले, तो ये है आपका फ्यूरान। क्या है बेटा? फ्यूरान। हमने बताया कि फ्यूरान जो होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 4 देख सकते हैं, और ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। इसमें 4 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूरान बोलते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि हम लोगों ने जब क्या पढ़ा था बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था, तो हमने वहां पर आपको बताया था क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। याद होगा आप लोगों को, जो भी बच्चे पहले से क्लासेस कर रहे हैं उन सब बच्चों को पता होगा कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था। हमने आपको वहां पर एक रूल पढ़ाया था, हक्कल्स रूल। क्या पढ़ाया था बेटा? हक्कल्स रूल पढ़ाया था। और हक्कल्स रूल में आप लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंड क्या हो, शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक हो, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर हो, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता हो, जिसको हम लोगों ने हक्कल रूल बोला था, उसको फॉलो करता होगा तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, है ना। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा? आपका नॉन एरोमेटिक होगा। और अगर आपका जो है कंपाउंड प्लेनर ही नहीं होगा तो वो किसको फॉलो करेगा? वो होगा आपका एंटी एरोमेटिक, है ना। 3 तरीके के पढ़े थे, किसी को याद है क्या? बताएगा जल्दी से कमेंट करके बेटा, किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो जल्दी से बताएं। हाँ बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल बात सही है आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से बताएं किसी को याद है। याद है कि नहीं है? जल्दी बोलो, याद है। जिन बच्चों को नहीं पता है जाएंगे जल्दी से प्लेलिस्ट में, अभी नहीं जाना है, अभी तो क्लास करनी है, फिलहाल क्लास के बाद आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, जाएंगे वहां से रिएक्शन मैकेनिज्म वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, रिएक्शन मैकेनिज्म विद अंसारी सर नाम से, आप वहां जाएंगे, ओपन करेंगे, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगे। कुछ बच्चे जो बाद में आए हैं उन बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया है, तो वो लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे चीजों को। चलिए, ये है आपका फ्यूरान, इस तरीके से पाया जाता है। बैक्टीरियल फिश डिजीज, ट्रीट्स बैक्टीरियल फिश डिजीज लिखा है आप लोग, हालांकि वो सब आपको नहीं पढ़ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका थायोफीन। क्या है बेटा? थायोफीन। थायोफीन कुछ नहीं है, फ्यूरान की तरह होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, अगर आपका OH ग्रुप है तो आप लोगों ने अल्कोहल बोला उसको, और अगर SH ग्रुप है तो उसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायो अल्कोहल बोलते हैं, है ना। तो ये जो है आपका थायोफीन है, तो थायोफीन में ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगेगा, बस कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये थायोफीन इस फॉर्म में पाया जाता है, आप लोग यहां से देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से बोले बेटा, इतना सब कुछ क्लियर है? अच्छा, तब इसको याद है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम लोग और एग्जाम्पल की बात करते हैं। कैफीन, सभी लोगों को पता होगा कि कॉफी में पाया जाता है, हम लोग नशा करने के लिए यूज करते हैं ना, कैफीन का कॉफी में पाया जाता है। नशा नहीं करते बेटा, एनर्जी लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोग लेने के मूड में आ गए थे तुरंत। चलिए, ये है आपका कैफीन, ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? कैफीन कॉफी में हम लोग यूज करते हैं इसको। चलिए, और आगे बात करते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। ये क्या होता है? पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स जो होते हैं, अगर आप लोग देखेंगे वहां पर तो उसमें आप लोगों को इस तरीके का सॉल्ट लिखा हुआ मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। मिथाइल सैलिसिलेट पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स में यूज किया जाता है। चलें, और आगे की बात करें, ये है आपका मिथाइल सैलिसिलेट पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट, ठीक है। इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सब आपको इसलिए दिखा देते हैं कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करते रहें आप लोग पढ़ने के साथ साथ, है ना। चलिए, इसके बाद और आगे चलते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कब दिया गया, कैसा दिया गया और किसने दिया, ठीक। इतनी बातें हम लोग करते हैं। कैसा मतलब कैसा था उसको देखने में, किसने दिया उसकी बात करेंगे, है ना। चलें, और आगे की बात करते हैं हम लोग। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं
1865 में चलते हैं। 1865 में एक जर्मन केमिस्ट जिसको आप लोग फ्रेडरिक अगस्त केकुले के नाम से जानते हैं, किसके बारे में बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत बड़े महारथी थे। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। ठीक, तो ये 1865 की बात है। 1865 में फ्रेडरिक अगस्त केकुले, ठीक, इन्होंने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। किसको प्रपोज किया? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को प्रपोज किया। उसके बाद आप इनको देख सकते हैं, ये हैं आपके अगस्त केकुले साहब, यहां से आप इनको देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था वो आपका ये स्ट्रक्चर था, बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो नॉर्मली हम लोग आजकल पढ़ते भी हैं। ये स्ट्रक्चर था आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंसिस्ट ऑफ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर विद 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स विच इज सिमेट्रिकली कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं? 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन। जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3 जगह पर अल्टरनेट पोजीशन पर 1, 3 एंड 5 पोजीशन पर क्या मिलता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 1,3,5 हेक्सा ट्राइइन, साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, है ना, ये भी बोल सकते हैं। ऑल द कार्बन्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होते हैं? जितने भी कार्बन्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। आप लोगों को निकालना आता है, समझते हैं उन सब बातों को। तो आइए, ये सब कार्बन आप देख रहे हैं, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमने जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था तो वहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे तरीके से जाना था, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा था, है ना। दूसरा, इसका हम लोग क्या बना सकते हैं? ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बेंजीन के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। आप सभी लोग इस बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है पहले से, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाकर के। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, और जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, बाकायदा हम लोग इसको पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसमें टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। हमने बताया, अभी थोड़ा सा रिवाइज भी कराया था कि साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब भी बताया कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए, और कंप्लीटली कंजुगेशन उसमें होना चाहिए, +4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? वो एरोमेटिक कंपाउंड है। कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n क्या होता है आपका? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 और 4 हो सकता है। बात समझ में आ गई? चले बेटा, इतनी बातें क्लियर हैं सबको? ये है बेंजीन, जान ही रहे हैं आप लोग, समझ ही रहे हैं। अब बेंजीन के बारे में कुछ थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, आप लोग सब चीज देखिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड है ना, है बिल्कुल कंजुगेटेड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। चले, n इसका यहां पर 1 हो गया। अच्छा, n क्या होता है? रिंग का नंबर ना। चले, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे चले, आगे की बात करें। ये आपका बेंजीन के साथ साथ ये क्या है आपका? आप इसको बोलेंगे पाइरॉल। क्या बोलेंगे? पाइरॉल। इन सब की बात हम लोग कर चुके हैं, आगे भी बातें करते रहेंगे। तो बेटा देखो, यहां से 2 और 2 4, और यहां से क्या 2, ये जो लोन पेयर है आपका, ये भी तो कंजुगेशन में है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे, हमने ये सब एग्जांपल आपको वहां करवाए हैं, आप वहां से देखेंगे। तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास, इसीलिए ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगला एक और एग्जांपल लिया आपने, साइक्लोब्यूटाडाइइन। साइक्लोब्यूटाडाइइन का एग्जांपल अगर आपने लिया तो आप साइक्लोब्यूटाडाइइन के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं कि इसमें क्या है? 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो साइक्लिक तो है, प्लेनर तो है, लेकिन कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है। उसके बाद में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट, इसको फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम बेटा इसको क्या नहीं बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। ये एरोमेटिक कंपाउंड हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या? वही जो मेन रूल हमारा हक्कल रूल है उसी को फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो कैसे बोल सकते इसको? एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। अच्छा सर, एरोमेटिक नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। और अगर ये
हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 नहीं होता, मतलब प्लेनर नहीं होता, तो हम इसको एंटी एरोमेटिक बोल देते। अभी आएगा आगे अगर तो देखते हैं, नहीं तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ही वहां पर, तो आप वहां से देख सकते हैं इसको। चलें और आगे चलते हैं। एक और कंपाउंड लिया 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या बेटा ये आपका एरोमेटिक हो सकता है? जल्दी से बताएं, क्या ये एरोमेटिक हो सकता है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, साइक्लिक ही नहीं है। चलें इसके कमेंट देखते हैं, क्या है ये नॉन साइक्लिक है। और अगर नॉन साइक्लिक हो गया बेटा, पहली कंडीशन नहीं थी क्या साइक्लिक होने वाली? पहली ही कंडीशन थी, उसी कंडीशन में ये फेल हो जाता है, तो इसको हम लोग कभी भी एरोमेटिक नहीं बोल सकते हैं। प्लेनर तो है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, सबका तो प्लेनर है, कंजुगेटेड भी है, बट क्या प्रॉब्लम है, 4n+2 पाई आर नॉट प्रेजेंट इन 1,3-ब्यूटाडाइन। जब पहली ही कंडीशन खत्म हो गई तो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधे सीधे इसको बोल सकते हैं। बताएं एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक? जल्दी बोले। नॉन एरोमेटिक ना बेटा, क्योंकि प्लेनर तो है, साइक्लिक नहीं है, प्लेनर तो है ना, प्लेनर है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। चलें और आगे चलते हैं। नॉन एरोमेटिक बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही आंसर। अभी तक जो पढ़ा, कुछ एक दो क्वेश्चन देख के हम लोग थोड़ी सी और आगे की बातें करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात की हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन की कुछ बात की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? जल्दी से देख करके बताएं कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है बेटा? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं, कौन सा एरोमेटिक है बेटा? यहां पर देखें, साइक्लिक तो सारे के सारे हमारे, है ना, साइक्लिक तो सारे के सारे हैं। दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 है, ये भी बात सही है, तो मतलब प्लेनर भी सब है, ठीक है। नहीं भाई, ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, तो ये नॉन प्लेनर, इसको बाहर कर देते हैं। ये बाहर हो गया ना, ये आंसर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं क्यों नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। चलिए इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है, साइक्लिक देख लिया, प्लेनर देख लिया, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो इसमें कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, तो ये तो पहले ही बाहर है। इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें भी है, तो अभी ये तीनों हैं। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हक्कल्स रूल लगाते हैं हम लोग, तो हक्कल्स रूल देखते हैं 4n+2 पाई को कौन फॉलो कर रहा है। तो 4n+2 पाई को कोई फॉलो कर रहा है क्या? इसमें नहीं हो रहा है, इसमें पढ़ के ही आ रहे थे हम लोग, नॉन एरोमेटिक है, नहीं हो रहा, इसमें हो रहा है, तो इसीलिए सही आंसर हमारा कौन सा होगा? ये वाला आंसर हमारा सही आंसर होगा। हमें उम्मीद है जो बच्चे आंसर दिए हैं बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज हक्कल्स रूल? इनमें से खाली ये बताना है कि कौन सा हक्कल्स रूल है। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। जिसने नहीं पढ़ा वही बताएगा सबसे पहले, ठीक है ना? कौन बता रहा है सबसे पहले? कोई बताएगा? चलें सेकंड का थर्ड बिल्कुल सही आंसर है बेटा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर ये हुआ। आइए अब हम लोग थोड़ी सी और अलग बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया हम लोगों ने, स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। वैसे मुझे लगता है इस पूरे क्लासिफिकेशन को आप लोग जीओसी से कवर कर लेंगे। हम लोगों ने ये सब पढ़ा है, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, बात खत्म करते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ हमने आपको इसी फॉर्म में पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल हम इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। जिसका छूटा है आप लोग जाएंगे पीछे से, जीओसी विद अंसारी सर नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर के देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना? इस सब की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे फिलहाल। चलें, इसके क्वेश्चन भी हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे। चले और आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? नॉमेनक्लेचर के बारे में। ये क्यों डिस्कस करेंगे हम लोग? आप लोग जाएंगे जीओसी विद अंसारी सर वाली प्लेलिस्ट में, वहां पूरा का पूरा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया है, वहां से पूरा पढ़ेंगे कि यहाँ खाली एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे बेटा हम इसको, ठीक है ना? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? कुछ तो पढ़ा नहीं रहे हैं बेटा, सब पहले पढ़ा चुके हैं, तो क्यों पढ़ाएं इसको? चलें, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, पूरी बातें कर चुके हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं, ये पीपीटी हो जाएगी खत्म हमको लग रहा है आज।
खत्म ये है, इसमें कुछ है नहीं, रुको पहले। चले, अगर आप लोग कहते हैं तो क्वेश्चन इसके एक दो हम सॉल्व करा लेते हैं आपको। चले बताएं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, किसी को आ नहीं रहा होगा, जल्दी से बोले, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले इसका आंसर। अच्छा, ऑप्शन भी चाहिए, चले ऑप्शन लीजिए, जल्दी से बताएं ऑप्शन। कौन बताएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। टोलुइन तो आप लोग जानते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, सर जो मन करे लगा दीजिए, वही टोलुइन है। नहीं बेटा, CH3 लगा होना चाहिए तो टोलुइन होता है, और 2,4,6 पे लगा होना चाहिए। हमें तो लग रहा है, देखो 2,4,6 पे लगा होना चाहिए तो टोलुइन बोला जा रहा है, तो 2,4,6 में किस पे लगा है? यहां देखो रेगुलर हो गया, ये बात गलत है, यहां तो एक है ही नहीं, बात ही खत्म। यहां रेगुलर हो गया, बात ही खत्म। कुछ ना भी आता हो तो भी तो लगा लोगे ये ऑप्शन, नहीं लगेगा? बताओ भाई, नहीं लगेगा क्या? कुछ ना भी आता होगा तो भी लगा सकते हो ये। अच्छा, वर्षा ने लगा दिया, बिल्कुल सही है बेटा, फर्स्ट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। चलें, देखो हमने इसीलिए नहीं पढ़ाया ये, क्योंकि आप सबको आता था, ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो जाकर के वो पीछे पढ़ेगा, कोशिश करेगा जाकर के। द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, एनिलीन कौन सा है? जो बिलिंग कर रहा था सर वही है ना? एनिलीन तो समझते हैं ना, ये आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है? OCH3 है, ईथर है, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ग्रुप लगे हुए हैं उसमें। चलें, ये क्या है आपका? कुछ लोग कह रहे हैं इसका कॉमन नेम ही बता दीजिए बेटा। एनिसोल है ये, अगर क्या लग जाता है इस पे OC2H5 तो फेनिटोल हो जाता है ना। चलें, ये होगा आपका आंसर NH2, एनिलीन ये है। और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, यहाँ COH लगा होता है तो बेंजोइक एसिड, सब पता है आप लोगों को। चलें और आगे चलें। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इज, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन क्या पता है कि नहीं पता है? इसका आंसर जो है बी होगा। क्यों होगा बी? पता है ना, ऑर्थो मेटा पैरा बहुत बार बता चुके हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो वो फिर से सीख ले जल्दी से। ये होती है अपनी बेंजीन की रिंग। क्या होती है बेटा? बेंजीन की रिंग। और बेंजीन की रिंग में इस पोजीशन पर लगा है आपका क्या? मान लेते हैं कि यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है G, और इस ग्रुप के साथ साथ इसकी जो बगल वाली पोजीशन और इसकी जो अगल वाली पोजीशन, अरे अगल और बगल वाली पोजीशन, ये दोनों पोजीशन ना, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, और ये वाली पोजीशन आपकी ऑर्थो पोजीशन होती है। तो ये दोनों पोजीशन कौन सी हो गई? ऑर्थो पोजीशन। अच्छा, इसके सामने वाली जो पोजीशन होती, सर सामने तो नहीं बन रही है बेटा, मान लो कि सामने बन रही है, तो ये क्या है? पैरा पोजीशन है। कौन सी है? पैरा। उसके अलावा ये जो दो पोजीशन रह जाती हैं आपकी, एक दोनों कौन सी होंगी बेटा? मेटा पोजीशन होंगी। कौन सी पोजीशन? मेटा। तो पैरा एक होती है, ऑर्थो दो होती हैं, मेटा दो होती हैं, आप सबको आता है। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन पूछा गया, बताओ मेटा पोजीशन ये है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा ही तो है अल्टरनेट पोजीशन, तो बताओ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। बी आंसर सही है कि नहीं? बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा आप लोगों ने, बी आंसर बिल्कुल सही है। चलें, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसको छोड़े हैं, क्योंकि ये सब चीज आप लोग पढ़े हैं, इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। इसका नाम बताना है, अभी मैंने बताया अगर COH होगा तो बेंजोइक एसिड होता है, तो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन पे लिखा है बेंजोइक एसिड, यही बिल्कुल सही आंसर है ना? तो थर्ड इज द राइट आंसर। कोई बोलेगा, किसी को लगेगा कि सही आंसर है? नहीं लगेगा ना थर्ड ऑप्शन। चलें और आगे बात करते हैं। बेंजोइक एसिड हो गया ये PPT हम लोग की खत्म हुई। चलें हम लोग दूसरी की बात कर लेते हैं, दूसरे को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, अभी हमारे पास टाइम है ना? चलें, चलिए अब हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो चल ही रहा है हम लोगों का, साथ साथ हम इसमें बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से शुरू हो चुका है हम लोगों का। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं अब आई हैं, अभी तक जो चीजें थी वो छोटी छोटी सी सिंपल सी चीजें थी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलें, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एसिटाइलिन। क्या बेटा?
इस बात को हमें पढ़ाने की जरूरत है कि आप लोग पहले से जानते हैं। अभी लास्ट टाइम पर हम लोगों ने जब एल्काइन पढ़ी थी तो हमने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि हम इस चीज को यहीं से आगे एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। एलिफैटिक से हम लोग एरोमेटिक में जो जाने का तरीका है हमारा वो यहीं से शुरू होता है। एलिफैटिक से एरोमेटिक में हम लोग इसी तरीके से जाएंगे। और हम लोगों ने एल्कीन के बाद एल्काइन पढ़ा, फिर एल्काइन में हमने कहा कि जो आपकी क्या है, इथाइन है या एसिटाइलिन है, तो ये क्या करेगी, क्या करेगी, अगर इसका पॉलीमराइजेशन हम लोग कराते हैं तो पॉलीमराइजेशन से ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो वही मेथड हमने बोला भी था कि आपको मिलेगा वहां पढ़ने के लिए, वही मेथड हम लोग यहां पर यूज करते हैं फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में। सबसे पहला फ्रॉम एसिटाइलिन बाई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से हम लोग बनाएंगे बेंजीन को। तो सिंपली आप लोगों को पता है कि कैसे बनेगा। ये एसिटाइलिन है आपका, आपने रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन या कॉपर की रेड हॉट कॉपर ट्यूब भी ले सकते हैं हम लोग। वहां से हम लोग क्या करेंगे, 873 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे। ये जो आपके पाई बॉन्ड है 2 और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें आप लोग इस बात को जानते हैं। ये पाई बॉन्ड जो है वो सारे के सारे पाई बॉन्ड क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर समझ पा रहे होंगे चीजों को। ये आपका CH और ये CH इस तरीके से बचा। जो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो इस तरीके से रेड से हमने फॉर्मेशन किया। यहां पर ये जो है आपके नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ रेड से। जो ट्रिपल बॉन्ड थे वो किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। ठीक, तो यही तो स्ट्रक्चर हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं बेंजीन का। अब बताएं, अगर स्ट्रक्चर पहले हम लोग ना पढ़ते, स्ट्रक्चर को अगर पहले ना सीखते, तो यहां पर हम जब प्रिपरेशन करते तो हमें क्या पता होता कि बेंजीन कौन है। भाई हम नहीं जानते आपको कि आप कौन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेंजीन का प्रिपरेशन किया आपने। सिंपली जो नए बॉन्ड्स बने वो आपने देखे रेड से बने हुए हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि एसिटाइलिन से बेंजीन को कैसे बना सकते हैं हम, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर में यहीं पर हम लोगों की बात खत्म हुई थी और यहीं से आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलें, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ट्राइमराइजेशन और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। बेटा ट्राइमराइजेशन इसलिए क्योंकि एसिटाइलिन के कितने मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको ट्राइमराइजेशन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। चले, सेकेंड मेथड है हमारे पास फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। क्या ये भी नया है आप लोगों के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नया नहीं होना चाहिए। जब हम लोग एल्केन्स पढ़ रहे थे तो एल्केन्स में हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ कराते थे। सर ये सोडा लाइम क्या था? बेटा सोडा लाइम हम लोगों ने पढ़ा NaOH प्लस CaO का 1:1 मिक्सचर सोडा लाइम होता है और ये डी कार्बोक्सिलेशन कराता है। इसमें Na2CO3 के फॉर्म में CO2 रिमूव होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और जो NaOH है उसमें से क्या जाता है, Na2 क्या जाता है, Na2CO3 जाता है। क्या जाता है? Na2CO3 जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए डीकार्बोक्सिलेशन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये है सोडियम बेंजोएट, मतलब बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे बेटा, NaOH और CaO के साथ, जिसको हम लोग मिला करके सोडा लाइम बोलते हैं। हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, यहां से सीधे सीधे सोडा लाइम इसको बोला गया, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो ये सोडा लाइम यहां से देखिए किस तरीके से, फिर से दिखाएंगे हम आपको, जल्दी से देखेंगे। अगर आपको पूरे YouTube पे इस तरीके की चीज मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। पूरे YouTube पे अगर कहीं पर इस तरीके की चीज मिल जाए, आपको निकल करके जाता हुआ कुछ दिखाई दे रहा हो तो बताइएगा। क्या दिखा, कहां से क्या क्या गया, फिर से देखेंगे जल्दी से। देखें क्या गया, यहां से ध्यान देंगे, थोड़ा जल्दी जा रहा है। NaO गया यहां से निकल के और यहां से COONA गया निकल करके, ठीक है ना। तो Na2CO3 निकल गया, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन कहां लगेगा, यहीं तो लगेगा बेटा। और हाइड्रोजन अगर यहां लगेगा तो क्या होगा, सीधे सीधे बेंजीन बन जाएगा। रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 के फॉर्म में रिमूवल हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। CO2 का रिमूवल हो रहा है ना, देखें CO2 का रिमूवल सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन बचा था अपना वो कहां लग जाएगा, बेंजीन
बेंजीन पर लग जाएगा। बताएं बात समझ में आ गई आपको? तो ये बना आपका बेंजीन। आपने दो मेथड पढ़े, एक तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, दूसरा मेथड आप लोगों ने पढ़ा क्या? दूसरा मेथड आप लोगों ने पढ़ा सोडियम बेंजोएट से बाय डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलें थर्ड मेथड की बात करते हैं, फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन। बहुत सिंपल सी बात, फिनॉल अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं। फिनॉल, फिनॉल क्या है? बेंजीन के ऊपर, बेंजीन आल्सो नोन एज फीन ना, गॉट इट? फीन, फीन पे लगा है ऑल, क्या लगा है? फीन पे ऑल लगा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। तो जो फिनॉल है हमारा, उससे हम लोगों को बेंजीन बनाना। कैसे बनाएंगे? फिनॉल की रिएक्शन सिर्फ जिंक डस्ट के साथ में करा दें अगर, तो ZNO रिमूव होगा और जो हाइड्रोजन है आपका वो क्या हो जाएगा? फिनॉल में से वो लग जाएगा आपका बेंजीन की रिंग पर। जल्दी से देखेंगे, ये फिनॉल अपना, इस फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ हीट किया, हीट करने पर ये जो जिंक है इस ऑक्सीजन को लेकर के उड़ा और इसने ZNO निकाला। क्या निकाला? ZNO निकाला। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहां पर करेगा, बाकी जो हाइड्रोजन बचा वो यहीं पर लगेगा। ये बन गई आपकी कौन? बेंजीन। जल्दी से बताओ, तीन मेथड पढ़े। पहला मेथड पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, दूसरा मेथड डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडियम बेंजोएट, तीसरा मेथड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का बाय फिनॉल। किसकी रिएक्शन से? जिंक डस्ट की रिएक्शन से। जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया, बस बात खत्म हुई। आइए जल्दी से MCQs की बात करते हैं। क्या है यहां पर ए? अरे भाई इसमें क्या बताना है? बेंजीन ही तो होगा, तो समझ गए होंगे आप लोग, इसका आंसर बेंजीन हुआ। नेक्स्ट C6H5COONA, क्या सोडियम बेंजोएट को ऐसे नहीं लिख करके बेवकूफ बना रहे हैं ये? C6H6 प्लस Na2CO3। रिएजेंट पूछ लिया बेटा, यहां पर रिएजेंट आप तो बता नहीं पाएंगे, तो रिएजेंट आपका क्या? सोडा लाइम तो होता था। देखो सोडा लाइम ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? कोई गुस्सा तो नहीं रहा सर, आज आप कुछ सॉल्व तो करवा नहीं रहे हैं, बस खाली पढ़ाए जा रहे हैं, खुद ही सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। खुद ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। बी ऑप्शन, जहां थोड़ा सा कुछ करने वाला क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, हम खुद ही रुक के आपसे पूछेंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, जो तीन मेथड हम लोगों ने पढ़े प्रिपरेशन के, वो तीनों आपको याद रहेंगे हमेशा। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, दूसरा सोडियम बेंजोएट का डीकार्बोक्सिलेशन करा के, तीसरा मेथड फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ में करा के, है ना। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज में बेटा 5 रिएक्शंस होती हैं जिनको आपको हर चैप्टर में पढ़ना होगा, उनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन का, ये तो इतना आप लोग जानते हैं, है ना। ऑल द पाई बॉन्ड्स कैन बी डीलोकलाइज्ड, सब के सब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब के सब डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब, है ना। तो ये देखिए डीलोकलाइज्ड है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, कुछ नई चीज नहीं है, आप लोग इस बात को जानते हैं। ये फिर पोजीशन चेंज करके वहां जा सकता है, तो ये बन जाएगा, जानते हैं ना इस बात को अच्छे तरीके से। चलें, तो क्या हुआ, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं डीलोकलाइजेशन की वजह से, हालांकि इनको हम लोग क्या करते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हाइब्रिड होता है वो एग्जिस्ट करता है। बेंजीन की रिंग को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, है ना। ये तो डीलोकलाइजेशन की वजह से एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो इसको हम लोग ये मान लेते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि बेंजीन की रिंग को हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, है ना। चले, रिंग शोज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। तो क्या हुआ, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, thus it undergo इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सर्व करता है, इसीलिए इसकी जो मेन रिएक्शंस होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होंगी। रिएक्शन मैकेनिज्म में बेटा मैंने आपको इजी करने के लिए सब कुछ वहां पर पढ़ाया था, कब हम इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे, कब हम न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, कब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, कब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे, किसकी मेन रिएक्शन क्या होगी, किस कंडीशन को फॉलो करेगा, सब कुछ आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा हुआ है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है जाकर के फिर से आप वीडियो देखिए, समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कांटेक्ट करिए, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चले फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो मेन चीज आप लोगों ने समझी कि इनकी जो मेन रिएक्शंस हमारी होंगी वो कौन सी होंगी बेटा,
इनकी मेन रिएक्शंस हमारी होंगी, कौन सी होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, है ना। जितने भी बच्चे लेट आ रहे हैं उन लोगों को लेट तो नहीं आना चाहिए था, अगर आ गए हैं बात समझ में आ रही है, सब कुछ सही लग रहा है, हर चीज अच्छी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलें, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में बेटा सबसे पहली चीज तो हम लोग ये जाने कि बेंजीन की जो मेन रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में हमें ये देखना है कि जो बेंजीन की रिएक्शंस होती हैं वो मेन रिएक्शंस 5 होती हैं, जो हमें हर चैप्टर में मिलेंगी। जब एरोमेटिक की बात करेंगे तो हर चैप्टर में मिलेंगी, इसका मतलब आप उनके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। 5 रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शंस हैं, कुछ है नहीं इसमें। पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन, दूसरी नाइट्रेशन, तीसरी सल्फोनेशन, चौथी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और पांचवी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब ये क्या है, कैसे हैं, हम लोग इनको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। बस सिंपल एडिशन रिएक्शंस की बात करें। अच्छा, यहां पर दूसरी रिएक्शंस खैर आ गई, पहले हम लोग बात करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। पहले एडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देते हैं। अब बताइए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या अलग तरीके से कराएंगे आप? अलग तरीके से कराएंगे भाई। एल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते थे, एल्केन बना लेते थे ना। जब एल्काइन में हम लोग हाइड्रोजिनेशन कराते थे निकिल प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन को ऐड करा लेते थे ना। वैसे यहां पर भी तो बेटा पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, बस सिंपल क्या करना है, हाइड्रोजिनेशन कराना है। व्हेन बेंजीन इज heated with hydrogen gas in presence of nickel catalyst at 453 Kelvin to 473 Kelvin gives cyclohexane। जो पाई बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे, हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, है ना। क्लियर? चले, तो अंडर स्पेशल कंडीशन बेंजीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शन देगा किस तरीके से? बेंजीन रहा अपना, अब इस बेंजीन पर क्या होगा? हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी? निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में। देखो निकिल की प्रेजेंस में ले रहे हैं हम लोग, यहां पर कर रहे हैं। यहां पर जो हाइड्रोजन है 3 मॉलिक्यूल लिए गए, वो इस तरीके से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा और आराम से बनेगा यहां पर क्या? सिंगल बॉन्ड। देख रहे होंगे आप लोग इस तरीके से, अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे बेटा। इस तरीके का प्रेजेंटेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बॉन्ड कैसे टूटता है दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। चलिए, तो होमोलिटिक फिजन है, क्योंकि यहां पर फ्री रेडिकल्स ही तो बनेंगे, होमोलिटिक फिजन होगा। कैटालिस्ट की बात करें, निकिल कैटालिस्ट है अपना, और इस तरीके से ये बन जाएगा अपना क्या? साइक्लोहेक्सेन। ये जो ब्लिंक कर रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं जो ब्लू कलर के आपके हाइड्रोजन आए हैं वो सब हाइड्रोजन यहां से आए हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। सिंपली हम लोग इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। कोई बोलेगा? किसी को समझ में आया है? नहीं आया समझ में? चलें और आगे चलें। साइक्लोहेक्सेन बना लिया हम लोगों ने, और इसको कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, ये बात तो आपको पता ही है, जानते ही होंगे आप लोग इस चीज को। एडिशन ऑफ क्लोरीन कराते हैं। बेंजीन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट गिव्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड कैसे मिलेगा? 3Cl2 के साथ जहां जहां बेटा हाइड्रोजन जोड़ रहे थे वहां वहां क्या कर देंगे? अब क्लोरीन जोड़ देंगे, और क्या करेंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो बस सिंपली ऐसे करके हम लोग यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे और यहां से हम क्या करेंगे? होमोलिटिक फिजन हो रहा है। होमोलिटिक फिजन के बाद हम लोग सीधे सीधे यहां पर बॉन्ड को ऐड करेंगे, क्लोरीन इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग नाम देंगे, जो ब्लू वाले क्लोरीन है आप लोगों के, ये आपके एडिशन से आए हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसका नाम क्या होगा बेटा? BHC इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BHC शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी को गमक्सेन बोलते हैं, इसी को लिंडेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमक्सेन बोलते हैं, लिंडेन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है,
चले, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, इसका यूज हम लोग इंसेक्टिसाइड की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं बेटा? इंसेक्टिसाइड की तरह करते हैं। BHC कैसे बना याद रखिएगा, कोई भूलेगा नहीं। BHC बेंजीन के ऊपर 3 क्लोरीन की रिएक्शन हुई, किसकी प्रेजेंस में? अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? गमकसेन बन गया, या गमकसेन या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में BHC, या हम बोल सकते हैं लिंडेन बन गया, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, और इसको हम लोग इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करेंगे, है ना। एडिशन ऑफ ओजोन करा दें। अच्छा, एडिशन ऑफ ओजोन में किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कैसे एडिशन ऑफ ओजोन कराएंगे हम लोग? भाई एडिशन ऑफ ओजोन में तो कुछ है नहीं, सिंपल हमने आपको बताया हुआ है कि ओजोन की रिएक्शन में आप क्या करिए, डबल बॉन्ड को तोड़िए। तोड़ना नहीं आता है तो डबल बॉन्ड को तोड़िए, एक ऑक्सीजन इधर दूसरा ऑक्सीजन इधर लगाइए और जो कंपाउंड बनेगा बस बनाइए। अब बेंजीन में बेटा 3 जगह पर डबल बॉन्ड है, 3 जगह से तोड़ दो। ऐसे कैसे? डिजाइन में खच खच ऐसे करके तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद क्या होगा? इधर से बनेगा आपका HCHO, इधर से बनेगा HCHO, HCHO, ऐसे बनेगा ना। चलो देख लो अच्छा कैसे बनेगा। बेंजीन रिएक्ट्स विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन गिव बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अच्छा, यहाँ तो बड़ा लंबा तरीका बताते हैं ना हम आपको, लेकिन आप तो शॉर्ट में करेंगे ना। चलें पहले लंबा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद में शॉर्ट में करेंगे। बेंजीन ट्राइओजोनाइड फर्दर रिएक्ट विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक गिव द ग्लाइऑक्सल, है ना। कैसे बनेगा ग्लाइऑक्सल? चलें देखें। ओजोनाइड बनाएंगे ये सबसे पहले तो 3 मॉलिक्यूल ओजोन लेकर के देखें। ये 3 मॉलिक्यूल ओजोन हमने बताया था कि डबल बॉन्ड को तोड़िए, यहाँ ऐसे करके डिजाइन में जोड़िए, फिर इसको वाई के शेप में तोड़ेंगे। ये सब आपको आता है, हमने सिंपल तरीका बताया। हालांकि आपको सिर्फ और सिर्फ किससे बहस करना है? प्रोडक्ट से बहस करना है, आंसर आपका निकलना चाहिए, उससे बहस करना है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग क्या करेंगे। ये बनाया हमने ओजोनाइड, एकदम डिजाइनर। समझ पा रहे हैं कितना खतरनाक ओजोनाइड बना आपका, है ना। ये रहा आपका ओजोनाइड और ये खतरनाक ओजोनाइड रहा आपका, ठीक है। चलें फिर ये बेंजीन ट्राइओजोनाइड नाम देंगे इसको हम लोग। जिंक और 3H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भाई इस तरीके से तोड़ेंगे इसको। इस तरीके से हम तोड़ते थे ना ऐसे करके, तो तोड़ दिया इसको, ठीक है। क्या बन गया? 3 बार बनेगा CHO, ग्लाइऑक्सल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइऑक्सल। और अगर हम सिंपल में बात करें 3H2O2 बनेगा, उसकी बात नहीं कर रहे। जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अवॉइड फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइऑक्सल। मतलब जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसीलिए इसको लिया गया। तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकेगा। अगर ये जिंक नहीं लेंगे बेटा तो ये H2O2 लिया गया है, ये H2O2 जो बना है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। एल्डिहाइड ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए जिंक लिया जाता है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्लाइऑक्सल। अच्छा, अगर हम आपसे सिंपल में बात करें कि सिंपल में सर हमें तो समझ में कम आया, इतना लंबा इसमें बता दिया गया, तो हम बहुत बड़ा लिख के आपको बता देते हैं, है ना। सिंपली बता देते हैं, कुछ नहीं बेटा इसमें। देखो कितना आसान है। हमने बताया डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक ऑक्सीजन को इधर दे दो, एक ऑक्सीजन को इधर। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप लोग, कर ही सकते हैं। चले यहां दे दो, यहां दे दो। अच्छा जल्दी से मुझे ये बताओ, क्या हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है? तो यहां से CHO बना, ये एक कार्बन एक हाइड्रोजन, CH और O इधर से मिला। यहां से बेटा देखो CHO बना क्या? यहां से एक हाइड्रोजन एक कार्बन एक ऑक्सीजन। यहां से देखो तो सिंगल बॉन्ड तो ये रहा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ओजोन के साथ रिएक्शन हुई, जिंक के साथ में हुई, और H2O भी है प्लस में इसमें, ठीक है। पूरा का पूरा एक साथ ही कर दिया हमने। तो यहां से हम ये कह रहे हैं CHO और सिंगल बॉन्ड CHO मिलेगा। यहां से इतने से मिल गया, तो बताओ इतने से भी तो यही मिल रहा है, इतने से भी तो यही मिल रहा है। बेटा 3 बार मिल रहा है तो 3 लिख क्यों नहीं देते? हाँ नहीं लिख सकते? तो सिंपल में तो हमें ये आता है ना तरीका, हम तो सिंपल तरीके को फॉलो करेंगे ना बेटा, है ना। चले, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से इसके MCQs कर लेते हैं 1-2। फिनॉल ऑन रिएक्टिंग विद जिंक गिव्स, बताएं बेंजीन दिया था क्या? बताएं भाई, क्या बेंजीन दिया था? दिया था। चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? बेंजीन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट टू गिव। बताओ BHC बना था क्या? गमकसेन बोला था क्या? लिंडेन बोला था क्या? इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। चले, तो इसका सही आंसर क्या होगा? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड और गमकसेन, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन।
थर्ड क्वेश्चन है एसिटाइलिन गिव्स बेंजीन ऑन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन। सिंपल तो लिखा है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से एसिटाइलिन से बना रहे थे, यही तो है वो पॉइंट जहां से हमने एंट्री मारी थी एलिफैटिक से एरोमेटिक में। चले फर्स्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है बेंजीन प्लस ओजोन प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिल बनता है क्या? अब यहां ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि ए, अब ग्लाइऑक्सिल तो फाइनल प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, तो ओजोनाइड बनता है ना उससे पहले, सिर्फ ओजोन की रिएक्शन से पूछा, अगर जिंक भी ले लें H2O भी शामिल कर ले तो ग्लाइऑक्सिल आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन में है नहीं। तो हालांकि फर्स्ट स्टेप ही कंप्लीट करके इन्होंने पूछा, तो क्या आंसर होगा? बेंजीन ट्राइओजोनाइड आंसर होगा। भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को ढाल लिया, तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड हो गया। चलें बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, हमने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सी रिएक्शंस आपने देखी थी। उम्मीद है कि आप लोग सारी रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो सेकंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर आप लोगों ने कई सारी चीज़ों का एडिशन किया था। हाइड्रोजन का एडिशन किया था हम लोगों ने, हेलोजन का एडिशन किया था हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने क्या किया था? ओजोन का एडिशन किया था, ओजोनोलिसिस की थी, है ना। इतनी बातें हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस में पढ़ी थी, पार्ट 1 में पढ़ी थी। अब आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में समझा चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, किन रिएक्शंस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोल सकते हैं, है ना। आपको अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें पता होंगी, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में आपको हमने पूरी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग नए हैं तो क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे जा करके, और उसको अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे, है ना। उम्मीद है कि आप लोग इन सब बातों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। चलिए तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देगी दूसरी चीज़ को, तो उसको बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, जो बेंजीन है हमारी, उस बेंजीन पे जो हाइड्रोजन लगा है ईच कार्बन पर, उसमें से कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और कोई आने वाला जो ग्रुप होगा वो आकर के जुड़ेगा किसकी जगह पर, उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके। तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। रिएक्शंस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन आर रिप्लेस्ड बाय ग्रुप्स लाइक क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रो ग्रुप या SO3H ग्रुप आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी एडिशन रिएक्शंस के बारे में, आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड की वो रिएक्शंस होती हैं जो हमें हर चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो सिंपल सी रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 रिएक्शन हमने आपको बताई थी, कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन हम लोग बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में क्या होता है, इसका जो रिएजेंट होता है वो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 होता है। 313 केल्विन टू 333 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है और वहां पर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन सा होता है अपना, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। अगर इसको 313 केल्विन टू 333 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की, तो बन जाता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। मतलब हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा। जहां से हाइड्रोजन हटेगा वहां पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा। चलिए रिएक्शन को देखेंगे अभी हम लोग। इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी एक और बात समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जब NO2 ग्रुप आकर के जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन बोलेंगे, है ना। चलिए ये जो HNO3 होता है इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिया, इसको हम लोग क्या करेंगे, और ये HSO3H जो है वो इस तरीके से लिया, जो सल्फोनेशन मतलब H2SO4 का है। तो इसमें से क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं इस तरीके से। यहां पर आपने देखा ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है इस तरीके से यहाँ पर
जो मेन चीज होती है हमें वो क्या मिलती है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से H3O प्लस बन गया और NO2 प्लस बन गया और HSO4 माइनस बन गया, क्योंकि यहां पर 2 बार लिया गया, ये बन गया। तो हमें जो मेनली उठाना है यहां से वो कौन लेना है, NO2 को लेना है। किसको लेना है बेटा, NO2 प्लस जाकर के जुड़ेगा। तो ये है अपना बेंजीन, ये HNO2 है, HNO2 नहीं सॉरी HNO3 है, कंसंट्रेट है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां से NO2 प्लस और OH माइनस होगा, ये OH माइनस इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा ना। चलें तो H2O कैसे निकलेगा, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो यहां पर बनेगा क्या, यहां से ये टूटा, यहां से ये टूटा, ये H प्लस और OH माइनस और ये H2O निकलेगा। NO2 प्लस कहां जुड़ जाएगा, इस माइनस पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये H2O निकलने के साथ साथ यहां से बना आपका नाइट्रोबेंजीन। हमें उम्मीद है कि आप लोग नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बेंजीन से अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे, है ना। चलें फिर आगे की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। फिर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा और हैलोजन का इंट्रोडक्शन होगा तो उसको बोलेंगे हैलोजिनेशन। Cl पर प्लस चार्ज मिलेगा, कैसे मिलेगा ध्यान देंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द बेंजीन बाय क्लोरीन ब्रोमीन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। इसी में अगर क्लोरीन को कर रहे हैं तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन को कर रहे हैं तो ब्रोमीनेशन नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। चले हैलोजिनेशन में हम लोग क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, Cl2 के साथ रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन जो होती है वो एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में होती है। ये जो Cl बॉन्ड है ये ब्रेक होता है तो इससे क्या होगा, यहां से AlCl3 है, ये रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से क्या होगा AlCl4 माइनस बन जाएगा, है ना, AlCl4 माइनस बन जाएगा और ये जो Cl है वो आपका प्लस में बन गया। यही है आपका कौन, वो ग्रुप जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक कर रहा है ना, NO2 प्लस गया था, Cl प्लस जा रहा है, तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल ही रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, क्योंकि यहां पर अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है। तो बस कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा जाकर के हाइड्रोजन के ऊपर। यहां से देखेंगे माइनस हुआ प्लस हुआ, इसको माना, तो ये जो माइनस वाला है ये किसके साथ जाएगा, यहां से तोड़ेंगे तो ये प्लस में होगा, यहां से ये HCl निकल जाएगा और यहां से ये जो Cl है जाकर के जुड़ जाएगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो ये जुड़ा और यहां से फॉर्मेशन हुआ हमारा क्लोरोबेंजीन का। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। क्या आप बात को समझ पाए अच्छे तरीके से, बात क्लियर है, जल्दी से बोले। चलिए तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आइए अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन में। क्लोरीनेशन की बात हुई तो इसमें एक बात आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, अगर हम क्या करें, जब हमने लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन को लिया है तब एक बार क्लोरीनेशन हुआ, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, बात खत्म हो गई। हम अगर एक्सिस में ले लें किसको, क्लोरीन को, तो क्या होगा, रिएक्शन कई बार हो सकती है, क्योंकि बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं। अब जब 6 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो क्या होगा, 6 के 6 हाइड्रोजन हट चुके हैं, उन 6 जगह पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा कि नहीं, तो क्लोरीन आ जाएगा तो उससे बनेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स द हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6, इसको बोलेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन सारे के सारे जा चुके हैं। विद एक्सिस ऑफ Cl2 क्लोरीनेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां क्या होगा, 6Cl2 लेंगे क्योंकि 6 HCl निकलेंगे और क्या निकल जाएगा, ये सब के सब हाइड्रोजन यहां पर लाइव कैसे निकलेंगे उनको ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। देखा आपने कि ये हाइड्रोजन सब के सब रिमूव हुए, ये सब के सब हाइड्रोजन रिमूव हुए और यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ इनका किससे, क्लोरीन से, और क्लोरीन का मतलब हर जगह पर जहां जहां हाइड्रोजन था वहां पर क्लोरीन लग गया। फार्मूला बनेगा आपका C6Cl6, हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा, और 6 HCl आपके निकलेंगे। बताएं जल्दी से, क्या समझ में आई ये बात। In this reaction, all the 6 hydrogen atoms of benzene are replaced by chlorine atoms. आप लोग देख भी रहे हैं किस तरीके से रिप्लेस हुए, बात समझ गए हैं। चलें और आगे चलते हैं और आगे की बात कर लेते हैं। आइए ब्रोमिनेशन की बात कर लेते हैं। अब क्या होगा, ब्रोमिनेशन में कुछ
अलग तो नहीं होगा, बेंजीन की रिएक्शन वही किसके साथ में होनी है, Br2 मॉलिक्यूल के साथ में होनी है, लेकिन यहां पर किसकी प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ FeBr3 गिव्स द ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, चलिए दिखा देते हैं आपको। Br2 की रिएक्शन FeBr3 की प्रेजेंस में, Br का ये बॉन्ड टूटेगा, एक के ऊपर पॉजिटिव, मतलब जैसे वहां AlCl4 माइनस बना था, यहाँ FeBr क्या बन जाएगा, 4 माइनस बन जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस ये प्लस, अब यहां पर जाएगा कौन सा वाला, माइनस वाला, FeBr4 माइनस बन गया और ये Br प्लस मिल गया हमें। यही Br प्लस जो है वो जा करके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखनी है। यहां से ये प्लस में ये माइनस में, तो बताओ ये प्लस माइनस मिलेगा, ये वाला प्लस माइनस मिलेगा, तो यहां से बनेगा ब्रोमोबेंजीन और HBr। इस तरीके से फॉर्मेशन किया आपने ब्रोमोबेंजीन का। जल्दी से बताएं, क्या नाइट्रेशन के साथ साथ आप लोगों ने पूरी तरीके से हैलोजिनेशन को भी क्लियर कर लिया? नाइट्रेशन के साथ साथ क्या आप लोगों ने हैलोजिनेशन को भी क्लियर कर लिया? कर लिया। चलें फिर और आगे चलें, सल्फोनेशन की बात करते हैं। बेटा सल्फोनेशन का जो रिएजेंट होता है हमारा, वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। बस कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या करना है, जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो याद रखने हैं, वही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के जुड़ जाएगा, वही प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ में आपको एक चीज ये भी देखनी है कि उसका रिएजेंट क्या है ना। चले, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल बाय SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सिंपल है, सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। व्हेन बेंजीन इज हीटेड विद द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड H2SO4 भी बोल सकते हैं, तो क्या होगा, ओलियम होगा और SO3 मिला करके ये जो है एट 373 केल्विन इट गिव्स द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा, है ना। तो कैसे बनेगा, ये H2SO4 है, फ्यूमिंग H2SO4 लिया, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, SO3H और OH, ये OH इस H के साथ H2O बनाएगा और SO3H वहां जाकर के जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, ध्यान देंगे, देखें प्लस माइनस में आपने तोड़ा, प्लस माइनस में तोड़ के आप ये समझ पाते हैं ना बेटा, ये बात तो समझ पाते हैं ना, ये प्लस ये माइनस होगा, यहां से ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस वाला पार्ट प्लस के साथ जाता है, प्लस वाला पार्ट माइनस के साथ जाता है। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या पढ़ा है, यही सब तो पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए फिर तो समझ लीजिए फिर बहुत आसान है। तो आसानी से आप लोगों ने SO3H को बेंजीन की रिंग पर जोड़ा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया। अब यहां पर हम लोग बात कर चुके किसकी बेटा, सल्फोनेशन की, है ना। क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा है, कुछ बताएंगे? कोई रिस्पांस नहीं आपका, जल्दी से बोले बेटा, कोई रिस्पांस नहीं आप लोगों का। चले, सल्फोनेशन आपने कंप्लीट किया। आइए जल्दी से बताइए, ये MCQs जो 3 बातें हम लोगों ने पढ़ी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हम लोग अभी पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। आंसर दीजिए बेटा जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। पहचानिए क्या है ये, आंसर प्लीज। फर्स्ट का ए बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट का ए बिल्कुल सही आंसर है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दें। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इसको गलत करने वाले हैं कुछ लोग, बताएं जल्दी से। बेटा सेकंड का आंसर बताएं।
सेकंड का बी, देखो ना हमने बोला था गलत करेंगे, याद रखिएगा बेटा ये, ओहो बेटा याद रखिएगा, सल्फोनेशन में जो बेंजीन पर अटैकिंग स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो SO3 होता है। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किस उसमें होता है, सब्स्टिट्यूशन में, बेंजीन की किस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यही है सल्फोनेशन। ये SO3 जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका होता है SO3। याद रखिएगा सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा सा अजीब तरीके का लगता है, अलग तरीके का लगता है ना। तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, अच्छे तरीके से समझ गए हैं ना आप लोग, बताएं जल्दी से, क्लियर है बात। चलिए फिर और आगे की बात करते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पार्ट 3 की बात करेंगे। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पार्ट 3, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो चल रही थी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बची थी हमारी, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बची थी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलें देखें, बहुत आसान है बेटा। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाला है, एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाला है। अभी एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप आपका क्या होता है, जैसे CH3+ हो सकता है, जैसे C2H5+ हो सकता है, C3H7+ हो सकता है, ये आपके एल्काइल ग्रुप होंगे। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, COCH3 ग्रुप, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर एसाइल ग्रुप जा रहा है बेंजीन पर, जुड़ रहा है जाकर के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज आपको यह भी रखना है याद कि अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन दोनों की दोनों एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। बस बात खत्म होती है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल बाय द R मतलब एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड द एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। When benzene is treated with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride, it gives alkyl benzene। चलें कैसे बनती है एल्काइल बेंजीन, ध्यान देंगे। ये हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड मतलब CH3Cl के साथ कराई हम लोगों ने, तो CH3Cl के साथ कराने के बाद एनहाइड्रस AlCl3 को लिया। इससे क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 की साथ प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, चाहे एल्काइलेशन चाहे एसाइलेशन हो, हमने बताया आपको। सिंपल सी बात बेटा, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे हम, देखें RCl है, AlCl3 के साथ क्या बनाएगा, AlCl4- बनाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग इस बात को जानते हैं, AlCl4- और R+ बनाएगा। यही तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेंजीन की, और बेंजीन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो यही तो आपका कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल है आपका। यही क्या करेगा, जाकर के अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। दैट इज वाई द रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या होगा, CH3+ मिलेगा आपको, यहां से बॉन्ड टूटेगा, Cl- मिलेगा, H पर प्लस है तो ये HCl निकल जाएगा, है ना। और यहां से क्या हो जाएगा, ये CH3 ग्रुप जाकर के यहां जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका क्या, एल्काइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। समझ गए क्या। चलें आगे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। कुछ नहीं है, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। याद रखिएगा बेटा, ये ग्रुप जो होता है हमको एसाइल हैलाइड, CH3CO ग्रुप जो होता है हमें, वो इन्हीं दो से मिल सकता है। एक तो एसाइल हैलाइड से मिल सकता है, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड से मिल सकता है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। इनके बारे में हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब वहां बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा हम आपको बता दें, एसाइल हैलाइड जो होता है CH3COCl होता है, और एसिड एनहाइड्राइड जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, CH3COCOCH3, है ना। तो अगर यहां से हम लेते हैं तो इसको बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे, और यहां से अगर बॉन्ड हमने तोड़ा तो इसके ऊपर आएगा आपका प्लस चार्ज और इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और बेंजीन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बताओ बेटा,
बेंजीन की अगर बात कर रहे हैं तो बेंजीन में ये हाइड्रोजन अपना रहा, ये हाइड्रोजन क्या होना है, सब्स्टिट्यूट, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और पहचानते भी हैं, है ना। अब बताओ अगर ये एसाइल ग्रुप हम एनहाइड्राइड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ तो ये हाइड्रोजन जा करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता दिख रहा है, CH3COOH बनता दिख रहा है। अगर हम इसके साथ एसाइल ग्रुप को यूज कर रहे हैं प्लस और ये माइनस, तो हम यहां से क्या निकाल पाएंगे, हम यहां से HCl निकाल पाएंगे और बाकी COCH3 ग्रुप तो अपना जुड़ना है बेंजीन के ऊपर, तो बनेगा आपका जो प्रोडक्ट वो क्या बन जाएगा, जल्दी से बोले, बाकी हम रिएक्शन तो दिखाएंगे। हम बेटा इतना खूबसूरत इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी आपके उसमें PPT में ही बहुत खूबसूरत लिखा हुआ, दिखाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका क्या, प्रोडक्ट। बात समझ में आई। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसाइलेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा वो आप जानते हैं, बताया हमने आपको, एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में होगा, है ना। बताएं, बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें, जल्दी से एक बार बताएं, अगर बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाएं। चलें आगे बढ़ते हैं। ये एसाइल ग्रुप AlCl3 के साथ AlCl4 माइनस बनाएगा, प्लस में RCO प्लस बनाएगा। ये सब पूरा बना के हमने आपको बताया था, आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, है ना। ये एसाइलिनियम आयन है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। बेंजीन की रिएक्शन होगी इसके साथ में, CH3COCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जब इसको ब्रेक करेंगे तो Cl माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना। प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ जाता है तो ये HCl निकल गया आपका, और यहां से क्या होगा, ये COCH3 ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे क्या, एसीटोफिनॉन। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं बेटा, इसको एसीटोफिनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोफिनॉन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम एनहाइड्राइड के साथ बता चुके हैं आपको रिएक्शन, फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये अब कुछ लोग कह रहे हैं यहीं से सर क्यों ब्रेक होगा, आपने भी उस टाइम भी वहीं से किया, आप भी वहीं से, तो यहां से भी ब्रेक होगा तो भी वही बात रहेगी, है ना। तो ये प्लस वाला पार्ट इस पे जाएगा, माइनस वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, सीधे सीधे CH3COOH बनेगा और ये बनेगा। हमने बना के बताया कि नहीं बताया, जल्दी से बोले। आप लोगों को पहले से भी आता है, समझ भी गए आप लोग। चलिए ये बना एसीटोफिनॉन आपका, आपने देखा एसीटोफिनॉन कैसे बना सकते हैं आप लोग। चलें MCQs की बात करें और क्लास बस हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको बताइए जल्दी से। टोलुइन, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, अल्काइल बेंजीन, एसीटोफिनॉन, अगर एसाइलेशन कराते हैं बेंजीन का तो क्या देगा, जल्दी से बताएं क्वेश्चन का आंसर। कोई दे रहा है आंसर? चले बेटा, एसीटोफिनॉन बनता है ना, एसाइलेशन से एसीटोफिनॉन बनता है, तो इसका सही आंसर हुआ आपका एसीटोफिनॉन। आगे चलते हैं, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन से किस तरीके की रिएक्शन होती है बताएं। इतनी देर से तो हम लोग पढ़ रहे थे, जितनी भी पढ़ रहे थे अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, और उसमें क्या कैसी थी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, इसलिए सही आंसर हुआ इसका बी, है ना। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।